हेलो दोस्तों, वेलकम टू थिंक स्मार्ट आर्टकॉम क्लासेस। मैं हर्ष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे टॉपिक को करने वाले हैं जो यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों टॉपिक एक दो मार्क्स में जरूर आते हैं। इसके पहले संसाधन एवं विकास का हमने एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिए। तो बताते हैं थोड़ा सा पीछे के टॉपिक को, कौन कौन से हम टॉपिक कर चुके हैं। देखिए, हमारा संसाधन क्या है ये खत्म हो गया था। हमने रटा नहीं था संसाधन को, यहाँ समझा था कि परिभाषा को हम कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि हमें बचपन से रटवाया गया है कि जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करे वही संसाधन है। लेकिन हमने इससे परे जाकर समझा था कि भैया आर्थिक रूप से संभाव्य भी होना चाहिए, उसके लिए तकनीकी भी उपलब्ध होना चाहिए, सांस्कृतिक रूप से मान्य होना चाहिए, तभी वो रिसोर्सेस है। ऐसा कोई नहीं बताता। फिर हमने वहां पेट्रोलियम का उदाहरण लेकर आपको बताया था अच्छे से संसाधन क्या है। फिर उसके बाद संसाधनों का वर्गीकरण भी हमने कंप्लीट किया कि संसाधनों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। चार आधारों पर वर्गीकरण किया गया है। एक था उत्पत्ति के आधार पर। क्या आप इसे याद कर पा रहे हैं? अगर आप पढ़े होंगे तो याद कर पा रहे होंगे, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप जाकर जरूर पढ़िए, काफी अच्छा लेक्चर था। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। उसके बाद हमने देखा समाप्यता के आधार पर संसाधन, समाप्यता के आधार पर संसाधन। उसके बाद देखा स्वामित्व के आधार पर संसाधन। उसके बाद विकास की अवस्था के आधार पर संसाधन। तो चार आधारों पर हमने संसाधनों का वर्गीकरण किया और इन सभी के अलग अलग प्रकार थे जिसको हमने पढ़ लिया है। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है संसाधनों का विकास। आखिरकार संसाधनों का विकास कैसे होता है? क्या ये किसी देश के विकास में योगदान रखती हैं? बिल्कुल, बिना संसाधन के हम गुणवत्तापूर्ण जीवन ही नहीं जी सकते। यहाँ से एक दो मार्क्स में प्रश्न आ सकता है यूपी बोर्ड में, और यहाँ से तो लगभग हर बोर्ड से पूछा जाता है एक दो मार्क्स में। तो सतत पोषणी विकास की अवधारणा कैसे आती है, क्यों आती है ये अवधारणा? क्योंकि हम संसाधनों का इतना दोहन करने लगते हैं कि संसाधनों की कमी होने लगती है। ऐसा लगता है कि आने वाली पीढ़ी संसाधन से विहीन हो जाएगी, संसाधन उसके पास नहीं होगा, वो अपनी गुणवत्तापूर्ण जीवन नहीं जी पाएगी। जैसे इस समय हम जीवन जीते हैं गुणवत्तापूर्ण लाइफ, वैसा आने वाली पीढ़ी नहीं जी पाएगी। इसलिए हमें सतत पोषणी विकास की अवधारणा लानी पड़ी। फिर इसी के अंतर्गत आ जाता है संसाधनों का नियोजन। हमें संसाधनों का प्लानिंग करना पड़ता है ताकि संसाधनों का उचित तरीके से उपयोग किया जा सके। अगर हम उचित तरीके से संसाधनों का उपयोग नहीं करेंगे तो एक समय आएगा कि किसी के पास संसाधन बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी संसाधन संपन्न हो जाएगा, कोई संसाधन विपन्न हो जाएगा। लेकिन संसाधन नियोजन को हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर का मुख्य उद्देश्य यही है, ये दोनों टॉपिक कराना, ताकि आपके जो एक दो मार्क्स आते हैं बोर्ड एग्जाम में वो क्लियर हो जाए। और याद रखना, ये संसाधन की परिभाषा भी पूछती है, हमने उसे समझ ही लिया है। अगर आप पहला लेक्चर नहीं देखें तो जरूर जाकर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक उठाते हैं संसाधनों का नियोजन। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो क्वालिटी 720 पे या 1080 पे कर लेंगे तो जो मैं बोर्ड पर लिख कर लाऊंगा वो आपको स्पष्ट तरीके से दिखेगा। तो अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं संसाधनों का विकास। तो ध्यान से देखना, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। संसाधनों का विकास कैसे होता है और संसाधनों के अतिदोहन से कैसे संसाधनों की कमी होने लगती है। अब देखना, संसाधन किसी देश की अर्थव्यवस्था में उसकी रीढ़ का कार्य करती है। अगर आपसे पूछे संसाधन किसी देश की अर्थव्यवस्था में कैसी कार्य करती है, तो आपको बताना है रीढ़ की तरह कार्य करती है। मतलब जिस पर सब कुछ टिका होता है, जिस पर पूरा विकास टिका होता है। क्योंकि अगर रीढ़ नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे आपके शरीर में अगर रीढ़ निकाल दिया जाए तो आप क्या हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो वैसे ही अगर देश का विकास करना है तो संसाधनों की बहुत आवश्यक है। जैसे जैसे खनिज संसाधन, खनिज संसाधन के बिना आप बैटरी नहीं बना सकते। जो आप ई रिक्शा इस समय चल रहा है वो नहीं बना पाएंगे। जो दुर्लभ खनिज है उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है संसाधन किसी देश के विकास में। उसके बाद यहां बोल रहा है तथा तथा मानव जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए यह बहुत आवश्यक है। अब जरा सोचिए, अगर संसाधन न हो तो आपका लाइफ कैसा हो जाएगा। अगर ये बिजली ना आए, ये बिजली ना आए, विद्युत का उत्पादन ना हो कोयले जलाकर, अगर कोयला ना हो तो विद्युत का उत्पादन ना हो, तो विद्युत का उत्पादन अगर ना होगा तो आपका लाइफ कैसा होगा। सोचिए ना, आप ये क्लास भी अटेंड नहीं कर पाएंगे, आप ये जो क्लास देख रहे हैं ना ये भी नहीं देख पाएंगे। तो संसाधन इतना इंपॉर्टेंट है, संसाधनों को थोड़ा सोच समझकर यूज किया करो, थोड़ा उचित उपयोग किया करो जिससे उसका दुरुपयोग ना हो। तो
जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन संसाधनों का अनियंत्रित मतलब मनमाने ढंग से, बिना किसी आवश्यकता के मनमाने ढंग से और अव्यवहारिक उपयोग के कारण विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। और याद रखना, संसाधनों का विकास धीरे धीरे होता है। संसाधन जितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ता है उतनी तेजी से संसाधन नहीं बढ़ते हैं। संसाधनों को बनने में हजारों साल, 500 साल लगता है। आप जो ये पेट्रोल डालते हैं ना अपने वाहन में, गाड़ी में, उसे बनने में 500 साल लगा है और उसे हम 1 घंटे में एक लीटर फ्यूल जला देते हैं आसानी से। तो सोचिए ना जरा, संसाधनों का विकास कितना धीरे से होता है और अगर हम इतना तेजी से उपयोग करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि संसाधनों की अनियंत्रित व अव्यवहारिक उपयोग के कारण विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। अब इसमें कौन कौन सी समस्याएं हैं जरा देखना। पहला समस्या है, कुछ व्यक्तियों के लालच व संसाधनों का ह्रास होने लगा है। जैसे वन्य जीव संसाधन। वन्य जीव संसाधन पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पर्यावरणीय संतुलन है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वो फूड चेन आपको मैं पढ़ाऊंगा आगे वाले चैप्टर में, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन किसी व्यक्ति का लालच आ गया है तो वो जो होता है, पशु जो होते हैं, वन्य जीव जो होते हैं, उनका शिकार करता है, एक्सपोर्ट करता है, उससे पैसा उसको मिलता है। तो किसी के लालच वश के कारण संसाधनों का ह्रास होने लगा। दूसरा समस्या क्या हुआ? दूसरा समस्या हुआ, संसाधन समाज के सीमित लोगों के हाथ में आ जाने के कारण समाज दो हिस्सों में बंट गया। और यहाँ पर एक एक वर्ग हो जाता है संसाधन संपन्न और दूसरा हो जाता है संसाधन विहीन। संसाधन जिसके पास बहुत सारा है और एक वो हो गया जिसके पास संसाधन है ही नहीं। कोई एसी में बैठकर हवा खा रहा है एसी का और किसी के पास पंखा नहीं है। इसका कारण क्या है कि संसाधन किसी एक व्यक्ति के हाथ में आ गया है। संसाधन किसी एक व्यक्ति के हाथ में आ जाएगा तो वो अपना देखेगा, दूसरों को नहीं देखेगा। इसीलिए दोस्तों, सरकार हस्तक्षेप करती है। सरकार क्या करती है? हस्तक्षेप करती है। जो उद्योगपति हैं उनसे टैक्स के रूप में लेती है कर और कल्याणकारी योजनाएं चलाती है ताकि आप लोगों को सुविधाएं प्रदान किया जा सके, ताकि आप लोगों को बिजली उपलब्ध किया जा सके। तो ये सब इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैसे संसाधन किसी एक व्यक्ति के हाथ में आ जाने के कारण संसाधन समाज दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक होता है संसाधन संपन्न और दूसरा संसाधनहीन, और फिर उसमें सरकार हस्तक्षेप करती है। अभी यहाँ पर जो सरकार हस्तक्षेप करने वाली बात है ये इकोनॉमी में हम पढ़ते हैं। इसे मैं थोड़ा सा आपको इसलिए बताया कि थोड़ा आप जानते रहिए, क्योंकि जानना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तीसरा समस्या क्या उत्पन्न हुआ? तीसरा समस्या हुआ, संसाधनों के अत्यधिक प्रयोग से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है। अब ये वैश्विक पारिस्थितिक संकट क्या होता है? वैश्विक पारिस्थितिक संकट ऐसा समझ लीजिए कि पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है, हमारे पूरी पृथ्वी को बहुत नुकसान हो रहा है। बाकी पर्यावरण पारिस्थितिकी क्या होता है ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आगे चैप्टर जब आएगा। तो ये वैश्विक पारिस्थितिक संकट क्या होता है? जैसे भूमंडलीय तापन, पूरी पृथ्वी का तापमान बढ़ गया है और इसे हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज। अगर क्लाइमेट चेंज ऐसे लगातार होता रहा तो एक समय आएगा पूरी पृथ्वी नाश हो जाएगी। पूरी पृथ्वी कह सकते हैं कि लोगों के जीवन को छीन लेगी। मतलब यहाँ पर कोई प्राणी भी नहीं रह पाएगा अगर लगातार ऐसे भूमंडलीय तापन बढ़ता रहा। तो ये प्रॉब्लम है। उसके बाद ओजोन परत का क्षरण। हमारा जो ओजोन लेयर है, जो हमारा सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट जो पराबैंगनी किरण होती है जो हमारे शरीर की सुरक्षा करती हैं, ओजोन परत जो हमारे शरीर की सुरक्षा करती है, वो लगातार उसका क्षरण हो रहा है, उसका क्षरण हो रहा है। तो ये भी हमारे जीवन पर इम्पैक्ट कर रहा है। उसके बाद प्रदूषण इत्यादि। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि ये तीसरा समस्या कैसे हो रहा है, आप सोचिए, आप पेट्रोल का यूज करते हैं, पेट्रोल में क्या होता है? CO2। CO2 क्या करता है? ये गर्म गैस है। अब जब CO2 वातावरण में जाएगा तो पूरी पृथ्वी का तापमान बढ़ाएगा कि नहीं? और अगर यही CO2 लगातार होता रहे, बहुत अत्यधिक मात्रा में होता रहे, तो एक समय आएगा पृथ्वी का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि यहाँ पृथ्वी पर रहना मुश्किल हो जाएगा। पृथ्वी पर जीवन ही नहीं रह जाएगा, ना चिड़िया रह पाएंगे, ना पशु रह पाएगा कोई, और ना हम मानव रह पाएंगे। तो ये एक समस्या है।
तो इसीलिए संसाधनों का विकास हमारा कैसे होता है, धीरे धीरे होता है, और संसाधन किसी देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कह सकते हैं संसाधन अर्थव्यवस्था में रीढ़ का कार्य करती है। लेकिन संसाधनों का विकास धीरे धीरे होता है, और जिस प्रकार से संसाधनों का अनियंत्रित और अव्यवहारिक उपयोग हो रहा है, उसके कारण ये तीन समस्याएं आ रही हैं। और इसी से, यहीं से आता है सतत पोषणी विकास। अब हम समझते हैं, इसे आप याद रखना, अगला जो सतत पोषणी विकास का कॉन्सेप्ट है, इससे लिंक है। क्योंकि ये जो तीनों समस्याएं आप देख रहे हैं कि कुछ व्यक्तियों के लालच व संसाधनों का ह्रास होने लगा, और समाज दो हिस्सों में बट गया, उसके बाद भूमंडलीय तापन, ओजोन परत का क्षरण, ये सब समस्याएं आया। क्यों? क्योंकि अनियंत्रित व अव्यवहारिक उपयोग के कारण। तो इसी को नियंत्रित करने के लिए और व्यवहारिक उपयोग करने के लिए, मतलब संसाधनों का उचित उपयोग करने के लिए, संसाधनों का तर्कपूर्ण उपयोग करने के लिए हमें सतत पोषणी विकास की अवधारणा की जरूरत पड़ती है, जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा मैं इसे अभी आप इसे मैं हटाता हूं और यहाँ पर निष्कर्ष लिखता हूं, तब मैं आता हूं सतत पोषणी विकास पर। तो अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो दोस्तों, जस्ट अभी हमने समझा कि संसाधनों का विकास कैसे होता है और संसाधनों के अव्यवहारिक अनियंत्रित उपयोग के कारण कौन सी तीन समस्याएं उत्पन्न होती है। फिर इसी में आगे कहा जा रहा है कि इसीलिए मानव जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने व वैश्विक शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो जाता है। अगर हम संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा कर दें तो जो समाज दो वर्गों में बट गया था, एक संसाधन संपन्न और एक संसाधन विहीन, एक संसाधन संपन्न और एक संसाधन विहीन, जो दो वर्गों में समाज बट गया था, ये समाप्त हो जाएगा अगर हम न्याय संगत बंटवारा कर दें। तो इसके लिए हमें सतत आर्थिक विकास की आवश्यकता पड़ती है। मतलब सतत आर्थिक विकास की आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि संसाधनों का उचित तरीके से उपयोग किया जा सके, और इस हिसाब से उपयोग किया जा सके तो ताकि आने वाली हमारी पीढ़ी जो है उसको भी संसाधनों का लाभ मिल सके। ये नहीं कि सारा संसाधन हम ही यूज कर ले और आने वाली पीढ़ी संसाधनों से विहीन हो जाए, उसका जीवन कठिन हो जाए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये संसाधनों का विकास समझ आया होगा। अब हम आते हैं सतत पोषणी विकास के बारे में, और याद रखना ये सतत आर्थिक विकास को ही सतत पोषणी विकास कहते हैं। ध्यान से देखना, इसे ही क्या कहते हैं, सतत पोषणी विकास कहते हैं। तो अगर आपको इसे स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने पीछे समझा कि कैसे पर्यावरण का ह्रास हो रहा है, संसाधनों के अत्यधिक उपयोग होने के कारण कैसे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, भूमंडलीय तापन बढ़ रहा है। और अगर ऐसे ही भूमंडलीय तापन बढ़ता रहा तो एक समय आएगा कि हमारा पृथ्वी नष्ट हो जाएगा, हमारा जो भी डेवलपमेंट है वो पूरा समाप्त हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। इसीलिए सतत पोषणी विकास की अवधारणा लाई जाती है। इसमें एक चीज और शामिल किया गया कि संसाधनों का ऐसा उपयोग किया जाए ताकि आने वाली अगली पीढ़ी को भी लाभ मिल सके। तो मैं इसे पढ़ता हूं और समझता हूं कि सतत पोषणी विकास में क्या क्या, इस सम्मेलन में क्या क्या अपनाया गया। तो सतत पोषणी विकास क्या है, सबसे पहले इसे समझते हैं। देखिए, ऐसा विकास जो पर्यावरण को क्षति न पहुंचाए। अब आपने जब पढ़ा कि संसाधनों का अत्यधिक दोहन करने के कारण पेट्रोलियम का अगर हम ज्यादा उपयोग करते हैं तो वो CO2 उत्सर्जित करता है, जिससे भूमंडलीय तापन बढ़ रहा है। तो ये प्रॉब्लम आता है, और एक समय ऐसा आएगा अगर ज्यादा CO2 हो जाए वातावरण में, तो पूरा जो विकास है हमारा समाप्त हो जाएगा। कैसे समाप्त होगा? अगर ज्यादा तापमान बढ़ेगा तो ज्यादा महाप्रलय आएंगे, ज्यादा प्रलय आएंगे, बादल फटेंगे, उसके बाद कहीं बाढ़ आएगा। तो ये सब समस्याएं आएंगी, जिसके कारण हमारा विकास, पूरा जो हम विकास किए हैं वो समाप्त हो सकता है। इसीलिए इसीलिए सतत पोषणी विकास में ऐसा विकास अपनाया गया जिससे पर्यावरण को क्षति न पहुंचे। अगर पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है तो वो सतत पोषणी विकास तो नहीं है भाई। देखिए, ऐसा विकास जो पर्यावरण को क्षति न पहुंचाए तथा संसाधनों का इस प्रकार उपयोग किया जाए जिससे हमारी आवश्यकताओं के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों को लाभ मिल सके। ऐसा ना हो कि सिर्फ हम ही संसाधनों का दोहन कर ले, जितनी संसाधन है, जितना कोयला है जलाकर हम ही विद्युत ज्यादा उत्पादन करके AC चलाकर समाप्त कर ले, और आने वाली पीढ़ियां संसाधन यूज ही ना कर पाए, आने वाली पीढ़ी बिजली का उपयोग ही ना कर पाए। तो ये समस्या न हो, इसी को कहते हैं सतत पोषणी विकास। उसके बाद देखिए, सतत पोषणी विकास में दो तीन पॉइंट हैं। सतत पोषणी विकास को बढ़ावा देने के लिए 1992 में, कब?
1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरिया में पृथ्वी शिखर सम्मेलन किया गया। इसमें 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष एकत्रित हुए। और पृथ्वी शिखर सम्मेलन क्यों किया गया? ताकि हमारी बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित किया जा सके, हमारे पर्यावरण को नुकसान ना हो, क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों को उठाया जा सके। तो सतत पोषण विकास को बढ़ावा देने के लिए 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरिया में पृथ्वी शिखर सम्मेलन किया गया, जिसमें 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष एकत्रित हुए। तो 100 से अधिक देशों के जो अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो वहां एकत्रित हुए। इस शिखर सम्मेलन में क्या गया? इस शिखर सम्मेलन में एक संधि की गई। इस शिखर सम्मेलन में एक संधि की गई जिसे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCC कहते हैं। ये MCQ में प्रश्न बनेगा। तो ऐसा पूछ सकता है कि 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरिया में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ, इस शिखर सम्मेलन में कौन सी संधि हुई? तो आपको बताना है UNFCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसे आप याद रखना। तो एक और पॉइंट है हमारा, राष्ट्राध्यक्षों ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन तथा जैव विविधता, जहां पर जीवों की विविधता होती है, विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं, वो कहाँ रहेंगे? जंगलों में रहेंगे। तो जंगलों के संरक्षण के लिए जैव विविधता के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर भी किया। साथ ही इस सम्मेलन में 21वीं सदी में सतत पोषणी विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकार किया गया। तो जो ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 का है ना, इसी सम्मेलन में 21वीं सदी में एक सतत पोषणी विकास के लिए, और सतत पोषणी विकास क्या है यहाँ हमने समझ ही लिया है। तो एजेंडा 1992 के जो हमारा पृथ्वी शिखर सम्मेलन है, इस सम्मेलन में 21वीं सदी में सतत पोषणी विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकार किया गया। ये भी आप याद रखना, MCQ में प्रश्न बन सकता है, क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम है, अलग अलग बोर्ड को ले तो आ सकता है। मान सकता हूं कि यूपी बोर्ड में ना आए, लेकिन MP बोर्ड में तो आ जाएगा। तो ये हो सकता है, इसलिए आपको इसे याद रखना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सतत पोषणी विकास भी समझ आ गया होगा। हमने सबसे पहले सतत पोषणी विकास की परिभाषा देखा, उसके बाद हमने देखा इसमें 3 पॉइंट कि UNFCC कब गठित हुआ, इस पर कब सहमति बनी। तो मुझे उम्मीद है आपको संसाधनों का विकास समझ आया होगा, उसके बाद सतत पोषणी विकास भी समझ आया होगा। एक बात याद रखना, जब तक आप लिंक कर नहीं पढ़ेंगे, तब तक पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इस बात को आप याद रखना। जो हम ये रटने वाली प्रवृत्ति अपने अंदर ला दिए हैं ना, यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो इसे जितना जल्दी निकाल कर फेंक दो उतना ही अच्छा है, आज के लिए भी, बोर्ड एग्जाम के लिए भी और भविष्य के लिए भी। तो मुझे उम्मीद है आपको संसाधनों का विकास समझ आया होगा, और संसाधनों का किस प्रकार से हानि हो रहा है, अत्यधिक उपयोग होने के कारण कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं। उसके बाद वहीं से उन्हीं समस्या को हल करने के लिए सतत पोषणी विकास की अवधारणा आती है। हमने समझा सतत पोषणी विकास क्या है, उसके बाद सतत पोषणी में 3 पॉइंट है, कौन कौन से संधि पर सहमति बनी, वो सब हमने देख लिया। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। ये हमारा तीसरा लेक्चर था, शायद मैंने शुरू में दूसरा बोल दिया, वो मैं भूल गया था कि 2 लेक्चर हो गया, मुझे लगा वो दोनों टॉपिक एक ही वीडियो में करा दिया, इसलिए मैंने बोला। तो तब तक आप पढ़ाई कीजिए, मिलते हैं आपसे लेक्चर नंबर 4 में। अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना यार, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ सही पढ़ा रहा हूँ, मतलब आप लोगों को समझ आ रहा है, पढ़ा तो सही ही रहा हूँ।